ये देखिए, ये इंडिया से वेस्ट की तरफ ये है उरुग्वे और ये है चिली। अब उरुग्वे के अंदर एक ओल्ड क्रिश्चियंस क्लब की एक रग्बी टीम थी और वहां पे काफी नाम था इस टीम का। इनफैक्ट ईयर 1968 और 1970 में इस टीम ने नेशनल चैंपियनशिप जो होती है वो भी जीती थी। तो हर साल ये लोग क्या करते थे कि अक्टूबर के मंथ में उरुग्वे से चिली की सिटी सैन डिएगो जाते थे और वहां पे जाके चिली की नेशनल रग्बी टीम और एक और टीम थी ओल्ड बॉयज नाम से, वहां पे जाके ये फ्रेंडली मैच खेलते थे। और जब ये मैच खेलने जाते थे तो ये अपने साथ फ्रेंड्स और फैमिली को भी ले जाते थे। एक तरह से वहां पे मैच भी खेलते थे ये लोग और एक वेकेशन भी हो जाती थी इन लोगों की। तो ऐसे ही हर साल की तरह ये जो रग्बी टीम थी, इसको ईयर 1972 में भी अक्टूबर के मंथ में सैन डिएगो चिली जाना था मैच खेलने के लिए। तो एज पर प्लान इनको अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ 12 अक्टूबर 1972 को उरुग्वे के करास्को इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, वहां पे एक प्लेन था फेयरचाइल्ड FH227D, ये एक प्लेन था, इसको पकड़ के मॉर्निंग में 8 बजे चिली के लिए निकलना था। अब ये जो प्लेन था ये कोई नॉर्मल इंटरनेशनल फ्लाइट नहीं थी, ये उरुग्वे का मिलिट्री प्लेन था। और उस टाइम पे क्या था कि फाइनेंशियल क्राइसिस थी इनकी मिलिट्री के पास, तो इनकी जो मिलिट्री थी वो फ्री टाइम में पैसे लेके जो सिविलियंस थे उनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देती थी। और उस टाइम पे लोग $1600 लेते थे और कोई भी $1600 देके इस प्लेन को हायर कर सकता था और एक जगह से दूसरी जगह जा सकता था। अब ये जो प्लेन था इसको उरुग्वे की इस लोकेशन से चिली में यहां पे पहुंचना था और ये बीच में यहां पे थी एंडीज की पहाड़ियां जहां पे सारी चीजें हुई। ये जो प्लेन था इसमें टोटल 45 पैसेंजर्स थे और 19 रग्बी टीम के मेंबर्स थे और बाकी 21 जो थे वो फ्रेंड्स और फैमिली थे और 5 क्रू मेंबर थे इसमें। और इस प्लेन को जो उड़ा रहा था पायलट, उसका नाम था फेराडास और ये काफी एक्सपीरियंस पायलट था। इसके पास टोटल 5117 आवर का फ्लाइट एक्सपीरियंस था। और उरुग्वे से चिली जाते टाइम एंडीज की पहाड़ियों में प्लेनचोन पास पड़ता था, ये इस जगह पे पड़ता था ये। तो ये जो प्लेनचोन पास का जो एरिया था ये पायलट के लिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता था क्योंकि इस एरिया में बहुत जल्दी वेदर चेंज हो जाता था। यहाँ पे जो माउंटेन्स रहते थे उनकी भी बहुत ज्यादा हाइट रहती थी। कुछ माउंटेन्स तो ऐसे थे इस एरिया में जिनकी हाइट 22,800 फीट से भी ज्यादा थी और ये जो प्लेन था इसकी लिमिट 22,500 फीट तक की थी। इस एरिया के अंदर जाते समय नेविगेशन में भी काफी दिक्कत आती थी, लेकिन ये जो पायलट था फेराडास ये काफी एक्सपर्ट था इस एरिया में उड़ाने के लिए। इससे पहले इस एरिया में जो पायलट था इसने 29 टाइम्स इस प्लेन को ले जा चुका था और उसको इस एरिया के बारे में बहुत अच्छे से पता था। लेकिन ये जो पायलट था इसके साथ एक को पायलट भी था जिसका नाम था लेगुरारा, जो कि एक ट्रेनी था। ये जो मेन पायलट था फेराडास ये अपने इस ट्रेनी को पायलट लेगुरारा को इस एरिया में प्लेन उड़ाने के लिए ट्रेन कर रहा था। तो इस प्लेन को ले जाते टाइम भी जो सारा कंट्रोल था वो फेराडास ने लेगुरारा को दे रखा था ताकि उसको भी इस एरिया में चलाने का एक्सपीरियंस हो जाए। तो अब होता क्या है कि सुबह सुबह ये लोग उरुग्वे के एयरपोर्ट से निकलते हैं, लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद ही वेदर जो है वो काफी खराब हो जाता है और जब वेदर बहुत ज्यादा खराब हो जाता है तो ये लोग मजबूरी में अर्जेंटीना के मेंडोजा में ही लैंड कर देते हैं और वेट करते हैं कि वेदर सही हो जाए। ये जो मेंडोजा एरिया था ये चिली से थोड़ा पहले पड़ता था, ये इस जगह पे देखेंगे आप तो यहाँ पे पड़ता था। अब जब यहाँ पे लैंड करने के बाद ये लोग वेदर सही होने का वेट कर रहे थे तो इसी चक्कर में इनको यही मेंडोजा में ही सारी की सारी रात निकालनी पड़ जाती है। और जब ये मेंडोजा में रुके थे तो इन लोगों ने बाहर निकल के प्लेन से काफी खरीदारी वगैरह भी की थी। यहाँ से इन्होंने वाइन खरीदी थी, लेकिन इनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि आगे चल के इस वाइन की बोतल की एक एक बूंद इनकी जान बचाने के काम आएगी। अब इसके बाद अगले दिन यानी कि 13 अक्टूबर 1972 को वेदर जो था वो थोड़ा ठीक होता है। तो करीब 2:18 पे पायलट फिर से प्लेन को उड़ाता है, चिली की तरफ ले जाता है इसको। अब थोड़ी देर उड़ने के बाद ही करीब 3:21 पे ये जो प्लेन था ये प्लेन पहुंचता है प्लेनचोन पास। अभी तक कोई यहाँ पे दिक्कत वाली बात नहीं थी। अब यहाँ पे पहुंचने के बाद ये जो को पायलट था वो रेडियो से सैन डिएगो चिली के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ATC से कनेक्ट करता है और इन्फॉर्म कर देता है कि हम लोग प्लेनचोन पास में पहुंच गए हैं और करीब 3:32 पे क्यूरिको जो कि चिली के अंदर है वहां पे पहुंच जाएंगे। अब यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इसके ठीक 3 मिनट बाद यानी कि 3:24 पे ये जो को पायलट था लगुरारा दोबारा से चिली के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को रेडियो से कनेक्ट करता है और कहता है कि हम इस टाइम पे चिली के क्यूरिको में पहुंच गए हैं और नॉर्थ की तरफ हम लोग टर्न ले रहे हैं और थोड़ी देर बाद ही हम सैन डिएगो चिली पहुंचने वाले हैं, तो हमें लैंड करने की परमिशन दे दो आप। अब ये जो क्यूरिको है ये चिली के अंदर यहां पे पड़ता है। अब जैसे ये बात एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जो था उसका नाम एनरिके था वो ये बात सुनता है, वो हैरान हो जाता है कि ये कह क्या रहा है, क्योंकि प्लेनचोन पास से क्यूरिको पहुंचने की जो टाइमिंग थी वो नॉर्मली 11 मिनट लगते हैं वहां तक पहुंचने में और ये जो को पायलट है बस 3 मिनट बाद ही कह रहा है कि इनका प्लेन जो है वो चिली के क्यूरिको में पहुंच गया है। लेकिन सैन डिएगो के कंट्रोल में बैठा ये जो एनरिके था
इस चीज को पूरी तरीके से इग्नोर कर देता है और प्लेन की हाइट को कह देता है कि 10,000 फीट पे ले आओ, और प्लेन की हाइट 10,000 फीट पे लाने के लिए बोल के लैंडिंग की परमिशन दे देता है। तो अब 3:30 पर ये लास्ट कॉन्वर्सेशन हुई थी इस प्लेन के साथ। अब यहां पे ये जो चीज हुई थी, इस नौसिखिया को पायलट की एक बहुत बड़ी गलती थी, जिसकी वजह से इस प्लेन के 45 लोगों की जान अब पूरी तरीके से खतरे में आ चुकी थी। एक्चुअली हुआ यह था कि ये जो को पायलट था, इसने नेविगेशन को पूरी तरीके से मिसकैलकुलेट कर लिया था। प्लेन जो था वो इनका प्लानचोन पास पे ही था एंडीज की पहाड़ियों में, लेकिन को पायलट को लगा कि ये चिली पहुंच गए हैं, और जो मेन पायलट था वो भी इस चीज को नोटिस नहीं कर पाता है, और ये लोग प्लेन की हाइट कम करने लगते हैं, वो भी ऐसे एरिया में जहां पे ऑलरेडी जो माउंटेन्स हैं उनकी हाइट बहुत ज्यादा है। इनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि जो इनका प्लेन है वो एंडीज की पहाड़ियों में ही है। अब यहां से को पायलट जब धीरे धीरे प्लेन की हाइट कम कर रहा था, तो प्लेन जो था वो पहले तो एक एयर पॉकेट से जाके हिट करता है। एयर पॉकेट से हिट करने का मतलब है कि एक ऐसे एरिया में प्लेन चला जाता है जहां पे लो एयर प्रेशर था, और इसकी वजह से बहुत ज्यादा टर्बुलेंस हो जाता है प्लेन के अंदर। अब इस टर्बुलेंस की वजह से जो अंदर पैसेंजर थे वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं और सीट बेल्ट वगैरह लगा लेते हैं। इस टर्बुलेंस के बाद जो को पायलट था इस प्लेन को और ऊपर करने की कोशिश करता है, और एक और झटका लगता है और प्लेन और नीचे आ जाता है। पहाड़ जो थे वो आसपास बहुत उनकी हाइट थी, और प्लेन की हाइट बहुत ज्यादा कम थी। अब इसकी वजह से जो प्लेन था उसका राइट विंग एक माउंटेन से टकरा के टूट जाता है। उसके बाद दूसरा जो लेफ्ट विंग था वो भी टूट जाता है, और आधा प्लेन टूट के 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सीधे जमीन में आके गिरता है। अब जैसे ही एक्सीडेंट होता है, 5 लोगों की तो तुरंत डेथ हो जाती है, और जो 7 लोग थे उनका पता ही नहीं चलता कि वो इस एक्सीडेंट के बाद गए कहां। तो ये जो टोटल 45 पैसेंजर थे प्लेन के अंदर, इस एक्सीडेंट के बाद अब खाली 33 बचे थे, और प्लेन के अंदर हर कोई जख्मी था, कोई बेहोश था, किसी के पेट में सीट की रॉड घुस गई थी, एक पैसेंजर का जो पैर था वो टूट के बाहर निकल गया था। चारों तरफ लोग रो रहे थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। अब इसके बाद प्लेन के अंदर गैसोलीन टाइप की स्मेल आ रही थी, तो जो लोग थोड़े ठीक ठाक थे वो लोग बाकी लोगों को प्लेन से बाहर निकालने लगे, क्योंकि उनको डर लग रहा था कि कहीं ब्लास्ट ना हो जाए। लेकिन बाहर निकलते ही वो टेम्परेचर 0 से भी कम था, और स्नो बहुत ज्यादा थी, तो पैर जो थे वो धंस रहे थे, तो चलने लायक भी नहीं हो रहा था। तो थोड़ी बहुत देर ये लोग वेट करते हैं, उसके बाद मजबूरी में इनको प्लेन के अंदर वापस जाना पड़ता है। और एक साइड जो प्लेन की खुली थी, जहां से ठंड बहुत ज्यादा लग रही थी, हवा और स्नो आ रहा था, तो उसको ये लोग सीट वगैरह लगा के उसको रोकने का ट्राई करते हैं। अब प्लेन का जब एक्सीडेंट हुआ था, तो प्लेन का एक हिस्सा जो था जिसमें सबका लगेज था पीछे वाली साइड, वो तो टूट के गिर गया था, और ये जितने भी लोग थे इन्होंने टी शर्ट वगैरह पहन रखी थी, कोई खास सर्दी वाले कपड़े नहीं पहन रखे थे। तो जो हैंड बैग के अंदर जो चीजें बची थी, सिर्फ उसी से इनका काम चल रहा था। ये जो 33 पैसेंजर थे, इनमें से डॉक्टर कोई नहीं था, लेकिन 2 लोग थे ऐसे जिनका नाम था केनेसा और जर्बिनो। ये दोनों मेडिकल स्टूडेंट थे, एक फर्स्ट ईयर में था और दूसरा जो था वो सेकेंड ईयर में था। तो इन दोनों से जितनी हेल्प हो पाई उन्होंने ये करना स्टार्ट किया, और चारों तरफ लोग दर्द से रो रहे थे, खून में लथपथ थे। अब 3:34 पे प्लेन क्रैश हुआ था, और 30 मिनट बाद करीब 4 बजे ही अंधेरा होना स्टार्ट हो गया था। वहां पे स्नो बहुत ज्यादा गिरने लगी थी, हवा बहुत तेज हो गई थी, तो जो लोग ऑलरेडी ठंड से परेशान थे उनके लिए ठंड और बढ़ गई थी, और चारों तरफ अंधेरा हो गया था, किसी को कुछ दिखना भी बंद हो गया था। और प्लेन जो था उसके अंदर जो सीट्स वगैरह थी वो एक्सीडेंट की वजह से सब टूट के आपस में उलझ गई थी। प्लेन के अंदर एक छोटी सी जगह में 33 लोग थे, और चारों तरफ कुर्सियां थी, तो किसी के लिए भी कोई जगह नहीं हो पा रही थी। करीब 20 फीट की जगह में 33 लोग पड़े हुए थे, और बाहर एक्सट्रीम वेदर था। तो ये लोग सारे लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे जगह बनानी बहुत जरूरी हो गई है। तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि जो लोग बेहोश हो गए उनको थोड़ी देर के लिए प्लेन से बाहर कर देते हैं, और जब जगह अंदर बन जाएगी तो उनको वापस कर लेंगे। तो ठीक ऐसे ही करके इन्होंने प्लेन के अंदर जगह बनाई, लोगों को बाहर रखा जो बेहोश हो गए थे, जिनको चोट लगी थी। उसके बाद धीरे धीरे जब सारी जगह बनने लगी तो उनको अंदर कर लिया और उनको लिटा के उनको आराम करने दिया। अब ये प्लेन क्रैश तो हो गया था, लेकिन ये जितने 33 पैसेंजर थे ये बहुत ही श्योर थे कि प्लेन क्रैश हुआ है, इसकी खबर जो है वो आसपास में फैल गई होगी, और आज रात की बात है, बाकी कल तो टीम आई जाएगी, बस कुछ घंटों की बात है, जैसे तैसे करके हमें रात काटनी है। लेकिन ऐसा सोचना इनकी सबसे बड़ी भूल थी। तो अब यहां से बैठ के लोग कोई प्लानिंग वगैरह नहीं कर रहे थे, सिर्फ बैठ के लोग हेल्प का इंतजार कर रहे थे। तो जब ये सारी चीजें चल रही थी तो इसी में से एक पैसेंजर बोलता है कि प्लेन के अंदर जो कॉकपिट होता है उसके अंदर रेडियो होता है, अगर उससे हम मैसेज भेज देंगे तो और आसानी से हमें रेस्क्यू करने में आसानी होगी। लेकिन कॉकपिट तक पहुंचने का जो रास्ता था वो भी सीटों से भरा हुआ था, तो वहां पे भी पहुंचना आसान नहीं था। लेकिन जैसे तैसे करके मॉन्को सबेला नाम का एक पैसेंजर था, वो कॉकपिट में रेडियो के लिए घुसता है
और जैसे ही वो पास पहुंचता है तो उसको आदमी की चीखने की आवाज आती है। एक्सीडेंट के बाद जो प्लेन था उसकी जो नोज थी वो काफी अंदर की तरफ घुस गई थी और जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स थे वो जो पायलट था फेराडास और को पायलट लेगुरारा उनकी बॉडी के अंदर घुस गई थी। तो जो पायलट फेराडास था उसकी तो जान जा चुकी थी, लेकिन लेगुरारा जो था उसके पेट के अंदर इंस्ट्रूमेंट्स घुस चुके थे और वो बहुत ज्यादा दर्द से चीख रहा था। मोनको जो था वो को पायलट को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन बिल्कुल भी वहां पे सीटें हिलती नहीं है, बल्कि और दर्द से चीखने लगता है को पायलट। तो मोनको जो था वो बाहर से स्नो लेके आता है और जो रुमाल था उसको लेगुरारा के मुंह में डाल के पानी बना के डाल देता है, लेकिन उससे कुछ भी होता नहीं है। लेगुरारा बहुत ज्यादा दर्द से चीख रहा था, उसकी पूरी बॉडी जो थी वो इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर फंसी हुई थी। तो जो को पायलट था वो कहता है कि ये साइड में यहीं पे बैग में एक गन पड़ी हुई है, उसको निकाल के मुझे गोली मार दो, मुझसे अब दर्द बिल्कुल सहन नहीं हो रहा। लेकिन मोनको जो है वो ऐसा करता नहीं और थोड़ी देर बाद वो कॉकपिट से निकल के सबको इस चीज के बारे में बताता है और एक झूठ भी बोल देता है कि रेडियो पे उसकी बात हो गई है और जो रेस्क्यू टीम है वो बहुत ही जल्द आने वाली है, जबकि एक्चुअल में रेडियो जो था वो कॉकपिट के अंदर डेड पड़ा हुआ था। ऐसा उसने इसलिए किया ताकि लोगों का जो मोराल है वो ऊपर रहे, लोग परेशान ना हो जाए। तो इसके बाद रात हो चुकी थी, चारों तरफ स्नो गिर रही थी, 0 डिग्री टेम्परेचर था, चारों तरफ अंधेरा था, ठंडी हवाएं चल रही थी। छोटी सी जगह में कोई टूटा पैर लेके, कोई बेहोश होके, कोई खून में लथपथ रात को जैसे तैसे अपना टाइम काटते हैं। और वहीं पे जो इनके बैग में वाइन की बोतल पड़ी थी उसमें से 5 बोतल निकाल के ये लोग आपस में बांट लेते हैं। अब अगले दिन यानी कि 14 अक्टूबर 1972 को मॉर्निंग होती है और स्नो जो थी वो काफी कम हो जाती है, लेकिन रात भर के अंदर 5 लोगों की और डेथ हो जाती है और जो को पायलट था उसकी भी जान जो थी वो इसी रात चली जाती है। तो जैसे ही अगली मॉर्निंग होती है तो टोटल जो पैसेंजर बचे थे वो 28 पैसेंजर बचे थे। तो इन लोगों ने जो बाकी के 5 पैसेंजर थे जिनकी रात में जान चली गई थी उनकी बॉडी को निकाल के प्लेन से बाहर रख दिया था। अब ये दिन भी निकल जाता है और कोई रेस्क्यू टीम नहीं आती है। तो ये सारे लोग मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि जितने दिन हमें यहाँ रुकना है एक प्लान तरीके से रहना होगा, वरना बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि प्लेन के अंदर जितना भी खाना है कोई भी अपना अपना खाना नहीं खाएगा। ये लोग सारा का सारा जो खाने का सामान था वो एक जगह इकट्ठा करना स्टार्ट कर देते हैं। लिक्विड में इनके पास 3 वाइन की बोतल बची थी, 5 इन्होंने रात में ही पी ली थी। बाकी विस्की और ब्रांडी की जो बोतल थी वो रखी हुई थी इन्होंने। सॉलिड फूड में इनके पास 8 चॉकलेट थी, नगेट्स थे और डेट्स और डाइट प्लम जो थे वो फ्लोर पे बिखरे पड़े थे। तो भले ही वो जूतों के नीचे आ गए थे, इन सब लोगों ने एक एक चीज इकट्ठी करी और खाने का जो सामान था एक जगह इकट्ठा करके रख दिया और एक आदमी को जिम्मेदारी दे दी कि वही सबको बांटेगा और बराबर बांटेगा। अब जो खाना था वो 28 लोगों के लिए तो बहुत ही कम था और टीम कब आएगी रेस्क्यू वाली ये किसी को आइडिया नहीं था। तो लंच टाइम पे ये लोग चॉकलेट जो थी उसकी एक बाइट और डिओड्रेंट का जो ढक्कन होता है उसके अंदर वाइन डाल के सबको बांट देते थे। अब पानी के लिए आसपास काफी स्नो पड़ी थी, लेकिन टेम्परेचर की वजह से उसको मेल्ट करने में बहुत इशू आ रहा था। तो जब प्यास लगती थी तो इनको खा के उसको आराम नहीं आता था, ये पानी की तरह उसको पीना चाहते थे, तो ये मुंह में डाल के मेल्ट करते थे। कुछ लोग बॉटल के अंदर स्नो डाल के कई घंटों तक शेक करके उसको पानी बनाते थे और फिर अपनी प्यास मिटाते थे। लेकिन ये पानी बनाने वाला जो सिस्टम था ये भी काम आसान नहीं था, क्योंकि आसपास जितना भी स्नो था वो पीने लायक नहीं था। एक तो प्लेन के आसपास प्लेन का जो ऑयल था वो बिखरा हुआ था, ब्लड जो था वो चारों तरफ फैला हुआ था, प्लस ये लोग जो आसपास जाके यूरिनेट वगैरह कर रहे थे तो स्नो जो था वो दूर दूर तक बहुत ही खराब हो चुकी थी और बूट वगैरह थे नहीं, तो किसी को थोड़ी सी भी प्यास लगती थी तो बहुत दूर जाके स्नो लेके आनी थी और फिर जाके पानी पीना था। तो इन सारी चीजों में बहुत एनर्जी लगती थी और इनको खाना नहीं मिल रहा था, ये सिर्फ इतना ही खा पाते थे जितना जी सके। तो जो साफ सुथरा स्नो था उसको लाके पानी पीना भी आसान काम नहीं था, उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी लगती थी और खाना ये लोग ज्यादा खा नहीं पाते थे, भूखे रहते थे, वीक हो गए थे। तो थोड़ी सी भी बर्फ लाने के लिए इनको बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती थी और किसी को भी आइडिया था नहीं कितने दिन लगेंगे, कब रेस्क्यू टीम आएगी, कितना वेट करना पड़ेगा। तो ऐसे में ये लोग अपनी जो एनर्जी थी उसको हर तरीके से सोच समझ के यूज कर रहे थे। अब इधर ये सारी चीजें चल रही थी, दूसरी तरफ चिली, अर्जेंटीना, उरुग्वे में ये सारी खबर पहुंच चुकी थी कि यहां से एक प्लेन गायब हो गया, उसके जो पैसेंजर हैं वो भी नहीं मिल रहे हैं। और जो लास्ट लोकेशन थी, जो लास्ट बात हुई थी, उस लोकेशन के ऊपर उरुग्वे, चिली और अर्जेंटीना के जो प्लेन थे वो सर्च ऑपरेशन जो था वो करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जब ये सर्च ऑपरेशन चल रहा था तो इसी बीच में एक प्लेन इनके ऊपर से निकलता है, तो ये सारे लोग भाग के बहुत ज्यादा हल्ला करते हैं, इशारे करते हैं, लेकिन जो सर्च ऑपरेशन वाला प्लेन था वो देख नहीं पाता है। दोबारा फिर से एक प्लेन निकलता है, लोग खूब हल्ला वगैरह इशारा करते हैं, लेकिन वो भी नहीं देख पाता क्योंकि इनका जो प्लेन क्रैश हुआ था वो व्हाइट कलर का था और चारों तरफ व्हाइट पहाड़ियों के बीच में व्हाइट स्नो के अंदर व्हाइट कलर का प्लेन जो था वो उसके अंदर धंसा हुआ था, तो उसका मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। तो ये सारी चीजें लोग डिस्कस भी करते हैं कि प्लेन भी व्हाइट है तो मिलना बहुत मुश्किल होगा। तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि अगर हम किसी तरीके
तरीके से प्लेन के ऊपर SOS लिख दें तो शायद इन लोगों की जो नजर है वो हम पे पड़ जाए और हमें आसानी से रेस्क्यू किया जा सके। ये जितनी भी लड़कियां थी प्लेन के अंदर, उनकी लिपस्टिक और नेल पेंट इकट्ठा करते हैं और प्लेन की छत पे SOS लिखना स्टार्ट करते हैं, लेकिन ये आधा ऐसी बना पाते हैं कि लिपस्टिक और नेल पेंट जो था वो खत्म हो जाता। अब सर्च ऑपरेशन ये सारी कंट्रीज के जो पायलट थे वो कर तो रहे थे, लेकिन किसी को भी उम्मीद नहीं थी क्योंकि मौसम इतना ज्यादा खराब था। सबको लग रहा था कि प्लेन अगर मिल भी जाएगा तो उसके अंदर जो पैसेंजर हैं वो जिंदा नहीं होंगे, तो वो भी सोच रहे थे जब मौसम सही होगा, बर्फ कम होगी, तब ढूंढ लेंगे इनको। लेकिन इंटरनेशनल कन्वेंशन के हिसाब से जिस कंट्री से प्लेन गायब हुआ है उसे 10 दिन तक कॉन्टिन्यूअसली सर्च ऑपरेशन करना होगा। तो ये लोग सर्च तो कर रहे थे लेकिन उतने मन से नहीं कर रहे थे, और इधर ये लोग जो वेट कर रहे थे इनका एक दिन और ऐसे निकल जाता है, फिर से रात हो जाती है और चारों तरफ अंधेरा हो जाता है, और धीरे धीरे जैसे जैसे दिन हो रहे थे इनकी परेशानियां बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। अब वहां पे वॉशरूम वगैरह तो था नहीं, तो रात भर ये जो 28 लोग थे प्लेन के पास ही यूरिनेट वगैरह करते थे। तो अब इससे चारों तरफ जो अंधेरा था, ठंड थी, उसके साथ साथ स्मेल आने लगी थी, जिसकी वजह से उस जगह पे रहना बिल्कुल ही मुश्किल हो गया था। और ये 28 के 28 लोग अंधेरे में मुंह पे हाथ रख के ठंड में बैठ के इंतजार करते थे, और दूर दूर तक जहां तक देखो ना कोई जानवर, ना कोई इंसेक्ट, ना कोई प्लांट, और चारों तरफ देखो तो सफेद बर्फ ही बर्फ। और ऐसे करते करते डेट हो गई थी 21 अक्टूबर 1972। खाना था नहीं, सारे के सारे वीक हो गए थे, यहां तक कि चल भी नहीं पा रहे थे, सब के सब बैठ के बस हेल्प का इंतजार कर रहे थे। और सेम डे वीकनेस की वजह से रग्बी टीम मेंबर की एक सिस्टर थी, उसकी जान चली जाती है। और इस इंसिडेंट के बाद 28 में से सिर्फ 27 लोग बचे थे, क्योंकि इनको पता नहीं था कितना दिन लगेगा। तो खाना ये उतना ही बांट रहे थे जितना खा के इंसान जिंदा रह सके। तो वो खाना बंटने के बाद भी बहुत लोगों को भूख लग रही थी, तो कुछ लोगों ने तो जो सीट का लेदर कवर होता है उसको खाना स्टार्ट कर दिया था, जिसकी वजह से वो लोग भी बीमार पड़ गए थे, और जिसकी वजह से बाद में डिसाइड हुआ कि कोई भी सीट का कवर नहीं खाएगा। अब रेडियो वाली जो बात थी कि रेडियो डेड है, वो बात भी सब में पता चल गई थी। और उसी में एक टेक्निकल बंदा था मार्सेलो, जो ट्राई करता है कि रेडियो को कैसे भी बैटरी वगैरह लगा के सही किया जा सके ताकि हेल्प आ सके। और उस टाइम पे यही एक रास्ता इन लोगों को नजर आ रहा था कि अगर कैसे भी करके रेडियो अगर ऑन कर लें तो शायद हेल्प आ सकती है। तो जैसे तैसे करके कई दिनों के बाद मार्सेलो जो था उसने रेडियो को बैटरी से कनेक्ट करके ऑन कर लिया था। लेकिन इसमें दिक्कत ये हो रही थी कि इधर से सिग्नल नहीं जा पा रहे थे, बस चिली के अंदर कुछ रेडियो स्टेशंस को वो पकड़ पा रहा था, तो वहां की जो न्यूज वगैरह थी बस वो ये लोग सुन पा रहे थे, इधर से कोई मैसेज नहीं जा पा रहा था। और फिर एक दिन मार्सेलो रेडियो को कंटिन्यूअसली सुन रहा था, और वहीं पे वो एक खबर सुनता है कि उरुग्वे की जो रग्बी टीम वाला जो प्लेन था उसका सर्च ऑपरेशन रोक दिया गया है। अब रेडियो पे ये चीज सुन के मार्सेलो जो था वो सबको इकट्ठा करता है और कहता है कि गाइस एक गुड न्यूज है। अब सब लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं, और जैसे ही सब लोग इकट्ठा होते हैं तो मार्सेलो कहता है कि गुड न्यूज ये है कि सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया गया है। अब इसको सुन के लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन ये कहता है कि गुड न्यूज ये इसलिए है क्योंकि अब यहां से ये चीज कंफर्म हो गई है कि यहां से निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो हमें खुद निकलना होगा, कोई हमारी हेल्प करने नहीं आएगा। एटलीस्ट ये चीज तो हमें पता चल गई है। अब ये जो लाइन है ये सुन के दो दोस्त थे उसमें रग्बी टीम में, वो थोड़ा ट्राई करते हैं कि थोड़ी दूर जाके देखें कि आगे जाके क्या है, लेकिन कई किलोमीटर तक चलने के बाद भी वही व्हाइट स्नो चारों तरफ दिखाई दे रही थी, और चलते चलते रात भी होने लगी थी। तो जान बचा के ये लोग वापस प्लेन की तरफ आ जाते हैं, और कहीं ज्यादा आगे निकल जाए और वापस आने में दिक्कत हो जाए तो जान जाने का भी खतरा है। अब इसके बाद जो खाना बचा हुआ था वो बहुत ही कम क्वांटिटी का बचा था, लोगों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी, लोग डरे हुए थे कि खाना अगर खत्म हो जाएगा तो एक कीड़ा तक नहीं है आसपास कि उसको भी खाया जा सके। खाली एक चॉकलेट का टुकड़ा और एक डिओड्रेंट की ढक्कन में वाइन पी के सारे के सारे दिन काट रहे थे। अब इसके बाद ये जो मेडिकल स्टूडेंट थे वो कहते हैं कि ऐसे काम चल नहीं पाएगा, अगर हमें जिंदा रहना है तो खाने के लिए कुछ ना कुछ इंतजाम करना होगा। और अगली लाइन जो इसके बाद ये बोलते हैं, यानी कि जो चीज सजेस्ट करते हैं, उसको सुन के हर कोई हैरान हो जाता है। ये लोग कहते हैं कि बाहर जो डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं उनको हमें खाना पड़ेगा, और ये चीज जितना जल्दी हो सके हमें करना पड़ेगा, वरना हमारे में इतनी जान भी नहीं बचेगी कि उन बॉडी तक पहुंच के उनको काट के खाने लायक भी हम बचे। लेकिन ये बात सुन के हर कोई अचंभे में था, कोई कोई लोग तो गुस्सा हो जा रहे थे, कोई कहता कि मेरी सिस्टर बाहर पड़ी है, कोई कहता मेरा दोस्त बाहर पड़ा है, उनको हम कैसे खा लें। तो इसके बाद मल्टीपल डिस्कशन होता है, और इसके बाद डेट आती है 29 अक्टूबर 1972। ये जो दिन था ये इन लोगों के लिए सबसे खराब दिन था, क्योंकि जो भी इंतजाम इन्होंने कर रखा था वो सारी चीजें तहस नहस हो जाती हैं। एक बड़ा एवलांच आ जाता है वहां पे, और उसी एवलांच में 8 लोगों की जान चली जाती है, और इनका सारा जो अरेंजमेंट था वो खत्म हो जाता है। अब इस इंसिडेंट के बाद सिर्फ 19 लोग ही जिंदा बचे थे, और इन 19 बचे हुए लोगों के लिए चलना तक मुश्किल हो रहा था। जिन लोगों का वेट 80 किलो तक था उनका वेट तक 30 से 40 किलो तक हो गया, और खाना एकदम खत्म हो रहा था। अब इनमें से एक पैसेंजर उठता है, वो ग्लास का टुकड़ा लेता है, जो प्लेन की ग्लास का टुकड़ा कटा हुआ था उसको लेता है, बाहर जाता है, और जो डेड बॉडीज बाहर स्नो में फ्रीज होकर दबी पड़ी थी उनको छोटे छोटे पीस में काट के इन पीसेस को उठा के लेके आता है और प्लेन की छत पे रख देता है सूखने के लिए। और बाद में प्लेन की छत पे जाके एक पीस को उठाता है और निगल लेता है, और इसको देख के बाकी 2 लोग और जाते हैं, वो भी इस पीस को उठाते हैं और मुंह में
डाल के निकल लेते हैं। अब यहां से इन लोगों का जो मोराल था वो काफी डाउन होना चालू हो गया था। चारों तरफ बर्फ दिख रही थी, सर्च ऑपरेशन बंद हो चुका था। इनकी रग्बी टीम के कई मेंबर ने गाना वगैरह गा के मोराल बूस्ट करने का भी ट्राई किया, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा था उस समय। एक एनरिके नाम का लड़का था जिसके पेट में चेयर की रॉड घुस गई थी। वो रिकवर तो हो रहा था, लेकिन उसके पेट के अंदर से कोई चीज बाहर निकल रही थी, और जो भी इंजर्ड लोग होते थे उनको कनेसा जो था वो देखता था। तो एनरिके का जो दर्द था वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, बहुत ज्यादा हल्ला कर रहा था। अब इन्होंने सोचा कि अगर इस दर्द करने वाली चीज को पेट से बाहर निकाल के अगर काट देते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ये इंटेस्टाइन हो, और अगर ऐसा हुआ तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी, उसकी जान तक जा सकती है। लेकिन एनरिके को इतना ज्यादा दर्द हो रहा था, उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि वो ये सजेस्ट करता है कि इसको कैसे भी करके काट दो। कोई सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं था, तो जो ग्लास था कटा हुआ उसी को सर्जिकल इक्विपमेंट बना के उस हिस्से को काट दिया जाता है, और लकीली इंटेस्टाइन बच जाती है। और टाके लगाने के लिए तो कोई चीज थी नहीं वहां पे, तो शर्ट को ही पकड़ के जो ऑपरेशन का हिस्सा था उसको बंद कर देते हैं। तो ऐसे करके जुगाड़ लगा के एक मिनी सर्जरी भी सक्सेसफुल कर देते हैं उस प्लेन के अंदर ही। अब इसके बाद कुछ और दिन होते हैं, और इंतजार करते करते 3 और लोगों की जान चली जाती है। अब टोटल बचते हैं 16 लोग। लेकिन इस टाइम तक एक चीज हुई थी कि इन लोगों को यह चीज समझ में आ गई थी कि अब बाहर से कोई मदद नहीं आने वाली, और अगर इन्होंने अब कुछ नहीं किया तो ये लोग भी मारे जाएंगे और अपनी मदद खुद ही करनी पड़ेगी, कोई बचाने नहीं आएगा। तो इसके बाद जो लोग हेजिटेंट थे अपने यार दोस्त फैमिली मेंबर की डेड बॉडी को खाने के लिए, वो भी रेडी हो जाते हैं और खाने लगते हैं। और ये लोग एक पैक्ट भी बनाते हैं कि जितने लोग जिंदा हैं वो परमिशन देते हैं एक दूसरे को कि उनके मरने के बाद कोई भी उनकी डेड बॉडी को खा सकता है। अब इसके बाद ये लोग डिस्कस करते हैं और एक प्लान बनाते हैं कि ऐसे बैठ के मौत का इंतजार करना, इससे कोई फायदा नहीं है। अब हमें खुद ही कुछ करना पड़ेगा अगर यहां से निकलना है। तो जिस जगह पे ये प्लेन था उसके ईस्ट साइड में तो सब खुला पड़ा था, दूर दूर तक सफेद बर्फ दिख रही थी, लेकिन वेस्ट साइड में पहाड़ थे। तो ये लोग डिस्कस करते हैं कि एक ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इस पहाड़ के दूसरी तरफ शायद कोई चीज हो, शायद बर्फ ना हो और शायद कुछ पेड़ पौधे या कुछ और चीज हो जिससे उनकी जान बच सके। तो अगर किसी तरीके से पहाड़ पे चढ़ जाया जाए तो दूसरी साइड शायद कुछ रास्ता निकल के आ जाए, क्योंकि बाकी जितनी भी तरफ आप देख रहे थे दूर दूर तक स्नो ही दिख रही थी। और इस चीज के लिए हर कोई एग्री हो जाता है कि ये चीज हमें ट्राई करनी चाहिए। अब 20 नवंबर की डेट आ चुकी थी और ये लोग एक डिटेल प्लान बनाते हैं वेस्ट साइड में जो पहाड़ था उसके ऊपर चढ़ के दूसरी तरफ जाने के लिए। सबसे पहले ये 16 लोगों में से टीम सेलेक्ट करते हैं कि कौन पहाड़ चढ़ेगा। इसके लिए ये लोग रॉबर्टो कैनेसा, नैंडो पराडो और एंटोनियो विज़इंटिन को सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि यही 3 थे जो बाकियों के मुकाबले थोड़े ठीक थे फिजिकली। और कैनेसा को जानबूझ के रखा गया था क्योंकि वो एक मेडिकल स्टूडेंट था। अब इसके बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि इस पर्टिकुलर टाइम पे तो वेदर बहुत खराब है, तो सही वेदर का इंतजार करना होगा। तो जिस दिन वेदर सही होगा उस दिन ये पहाड़ पे चढ़ेंगे। तो ये लोग अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से ये डिसाइड करते हैं कि अगर मिड दिसंबर में ये लोग जाएंगे तो उस समय वेदर ठीक होगा और इनके चांसेस बढ़ेंगे। तो एज पर प्लान मिड दिसंबर जो था उसकी डेट ये डिसाइड करते हैं। और ये जो 3 लोग सेलेक्ट हुए थे इस काम के लिए उनको रेगुलर एक्सरसाइज कराई जाती है ताकि चढ़ने में आसानी हो। बाकी मेडिकल स्टूडेंट से इनकी ट्रेनिंग भी दी जाती है कि एक्सट्रीम कंडीशंस में क्या क्या करना है, ऑक्सीजन जब कम होगी तो बेस्ट चीज क्या करी जा सकती है। ये तीनों लोग इन सारी चीजों की ट्रेनिंग लेना स्टार्ट करते हैं। इन्होंने अपना खुद का मार्किंग सिस्टम भी डेवलप किया था कि जब ये लोग पहाड़ पे ऊपर चढ़ रहे होंगे तो मार्क करके जाएंगे ऊपर, ताकि किसी भी मोमेंट पे अगर ये डिसाइड करें कि इनको वापस आना है तो इनको रास्ता याद रहे। और कुछ मेकशिफ्ट फ्लेयर्स थे, रिफ्लेक्टिव मटेरियल्स भी थे, उनको भी बना के इन्होंने अपने पास रखा ताकि बीच रास्ते में अगर इन्हें कोई सिग्नल वगैरह देना हो, हेल्प मांगनी हो तो उसका यूज कर सके। ठंड वहां पे इनको पता था कि अगर वहां जा रहे हैं तो ठंड हद से ज्यादा होगी, तो इन्होंने प्लेन की जो सीट थी उसकी कॉटन यानी कि रुई को निकाला, उसको अपनी टी शर्टों और कपड़ों में भर लिया और जैकेट टाइप बना लिया। और जो लोग मर गए थे उनके कपड़े उतार के डबल ट्रिपल करके उनको पहन लिया। जूते इनके पास थे नहीं, तो जो बेसिक जूते थे उनको ही इन्होंने जो सीट थी उसका जो कुशन था उसको निकाल के इन्होंने अपने जूतों में फिट किया। खाने के लिए इन्होंने वही जो डेड बॉडी के जो टुकड़े थे और कुछ चॉकलेट्स और नगेट्स थे उनको रख लिया था डब्बे में बंद करके। अब इसके बाद डेट आती है 12 दिसंबर 1972। ये डेट डिसाइड होती है कि इसी दिन इन तीनों को जाना है पहाड़ी के उस पार। एज पर प्लान ये था कि मॉर्निंग में, दिन में जब रोशनी होगी तब ये लोग ऊपर की तरफ चढ़ेंगे और जब रात होगी तो ये लोग बैठ के इंतजार करेंगे। तो अर्ली मॉर्निंग में ये तीनों वेस्ट की तरफ निकल जाते हैं। ये कोई नॉर्मल चढ़ाई नहीं थी, एक्सट्रीम कोल्ड और हाई एल्टीट्यूड था यहाँ पे। तो 12 तारीख को ये लोग निकलते हैं, धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं। बीच बीच में मौसम भी अगर खराब होता है तो शेल्टर वगैरह लेते हैं। 3 दिन तक लगातार चलने के बाद इनको रियलाइज होता है कि एक चीज गड़बड़ हो गई है। जो खाना ये अपने साथ लेके आए हैं वो 100% तीनों के लिए कम पड़ जाएगा। तो जब ये तीनों को ये चीज रियलाइज हो गई कि खाना कम पड़ जाएगा और किसी ना किसी की जान आगे चल के जाएगी, तो 15 दिसंबर को ये डिसाइड करते हैं कि जो एंटोनियो है इसको वापस प्लेन के पास भेज देते हैं और ये जो दोनों हैं
यही दोनों आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ये डिसाइड करने के बाद एंटोनियो को भेज देते हैं। एंटोनियो जो था वो अपना खाना जो था वो इन दोनों को दे देता है। और पहाड़ी पे चढ़ना तो बहुत ज्यादा मुश्किल था, लेकिन उतरने में थोड़ी सी आसानी थी। मार्किंग ऑलरेडी कर रखी थी इन लोगों ने, बस स्लाइड करके नीचे पहुंचना था। तो जो एंटोनियो था वो बहुत ही कम टाइम में अपने प्लेन के पास, अपने सारे दोस्तों के पास पहुंच गया था। और वो बताता है कि वो दोनों आगे जो जर्नी है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। अब इधर ये दोनों धीरे धीरे करके ऊपर चढ़ रहे थे। 18 दिसंबर को एक दिन इनके ऊपर से प्लेन भी निकलता है। ये लोग बहुत हल्ला करते हैं, इंडिकेटर वगैरह जो इन्होंने बनाए थे सब दिखाते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता है। अब इसके अगले दिन भी ये पूरी तरीके से चढ़ते रहते हैं, यानी कि 19 दिसंबर को भी ये पूरा दिन चढ़ते हैं। अब इसके बाद डेट आती है 28 दिसंबर 1972। इसी दिन इनको पहाड़ी के टॉप पे पहुंचना था। अभी तक ये लोग करीब 60 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय कर चुके थे। चढ़ते चढ़ते इनको 8 दिन से ज्यादा हो चुका था। और जब ये टॉप पे पहुंचने वाले थे तो ये दोनों बहुत ही ज्यादा नर्वस थे। ये बहुत ज्यादा नर्वस इसलिए थे क्योंकि अगर टॉप पे चढ़ने के बाद फिर आगे अगर सफेद पहाड़ियां ही दिखी तो ये चीज तो कंफर्म हो जाएगी कि ये लोग अब यहां से जिंदा नहीं बचेंगे। अब ये लोग डरते हुए, भगवान का नाम लेते हुए पहाड़ी के टॉप पे पहुंचते हैं। और लकीली एक पहाड़ी इनको ऐसी दिखती है जिसपे स्नो नहीं थी, उस पे हरियाली दिख रही थी और इनको एक रिवर भी दिखती है। ये लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। करीब 70 दिन से भी ज्यादा हो गए थे इनको यहाँ पे रुके हुए, और इतने दिनों में पहली बार पेड़ देख के ये लोग बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। एटलीस्ट यहाँ से इनको ये तो लगने लगा था कि खाने के लिए अब इन्हें कुछ पेड़ पौधे या फ्रूट्स वगैरह मिल जाएंगे, किसी इंसान को नहीं खाना पड़ेगा, और कुछ होप भी दिखी थी इन्हें। ये देखिए, ये जो पॉइंट 3 और 4 है मैप में, यहाँ पे थे और पॉइंट 9 पे पहुंचना था। अब यहाँ से ये लोग, ये जो मैप में 6 पॉइंट है, यहाँ पे जाके रिवर को फॉलो करने लगते हैं। अब इसके बाद भी स्नो वगैरह तो नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी जो चलना वहां पे और रास्ता आसान नहीं था, जान इनमें बिल्कुल भी थी नहीं। और चलते चलते एक रात और हो जाती है। एक रात वहीं रास्ते में निकालते हैं और वहीं रिवर के साइड में वेट करते हैं। अब जैसे ही सुबह उठते हैं रिवर के पास, तो रिवर के ऑपोजिट साइड में इनको कुछ गाय दिखती है और एक मैगी का पैकेट भी दिखता है और कुछ जलती हुई लकड़ियां भी दिखती है जो बुझ चुकी थी। तो इसको देख के लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। इनको ऐसा लगता है कि यहाँ पे लोग आते जाते होंगे और इनको हेल्प जरूर मिल जाएगी। रिवर जो थी वो बहुत ही बड़ी थी, उसमें बहुत ज्यादा पानी बह रहा था और उसको पार करना आसान नहीं था। और थोड़ी देर बाद ये लोग जब बैठ के वहां इंतजार कर रहे थे तो एक आदमी रिवर के दूसरी तरफ घोड़े पे बैठ के आता है। अब जैसा मैंने बताया, रिवर बहुत बड़ी थी, उसमें पानी बहुत ज्यादा बह रहा था, तो पानी की आवाज से ये लोग इधर से कुछ बोल रहे थे तो उधर तक आवाज ही नहीं पहुंच रही थी। तो एक तरफ से दूसरी तरफ कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था। ये लोग इधर से इशारा कर रहे थे, लेकिन घोड़े पे जो बैठा हुआ था आदमी वो कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। लेकिन लास्ट में घोड़े पे जो आदमी था वो काफी कुछ बोलता है। इनको बाकी कुछ तो सुनाई नहीं आता है, लेकिन एक वर्ड इनको सुनाई आता है, टुमारो। और उसके बाद वो आदमी वहां से चला जाता है। अब ये लोग आपस में डिस्कस स्टार्ट कर देते हैं कि शायद कल आने के लिए उसने बोला है। ये लोग बेसब्री से उसका इंतजार करते हैं। इनफैक्ट ये दोनों टर्न लगाते हैं। जब एक आराम कर रहा होता था तो दूसरा बैठ के इंतजार कर रहा होता था कि उधर से अगर कोई आएगा तो वहां से आवाज लगानी है। अब इसके बाद अगले दिन वो आदमी दोबारा आता है और इस बार जब आता है तो अपने हाथ में एक पेज और पेन लेके आता है और एक पेज पे लिखता है व्हाट डू यू वांट, और इसको एक पत्थर में लपेट के इन दोनों की तरफ फेंकता है। अब उसने जो लिखा था उसको पढ़ के इधर से ये लोग भी पेन से लिख के पत्थर में लगा के उस कागज को फेंकते हैं। उस कागज के अंदर लिखा था आई कम फ्रॉम अ प्लेन दैट फेल इन द माउंटेन्स, आई एम उरुगुएन। ये वो पूरा मैसेज लिखा था पेपर पे, और ये वो ओरिजिनल पेपर है जो उन लोगों ने एक्चुअल में लिख के भेजा था। तो ये मैसेज जब वो पढ़ लेता है तो वो आदमी जो था वो सब कुछ समझ जाता है। उधर से वो कहता है आई अंडरस्टूड, और वो जल्दी से लोकल अथॉरिटी को इन्फॉर्म करके हेल्प लेके आता है। और इसके बाद इन दोनों को रेस्क्यू कर लिया जाता है, हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। और फिर ये पूरी कहानी बताते हैं कि कैसे इनके बाकी के जो 14 दोस्त हैं वो प्लेन में किस जगह पे फंसे पड़े हैं और किस तरीके से इन्होंने टाइम काटा है। अब उधर दूसरी तरफ जहां पे प्लेन क्रैश हुआ था और जो 14 लोग थे वो वेट कर रहे थे और कोई भी रेडियो से हट नहीं रहा था। 9 दिन हो गए थे, 9 दिन ये पूरे टाइम उस रेडियो से चिपके रहे कि शायद इसी से कुछ न्यूज आएगी। और फिर इसके बाद 22 दिसंबर को रेडियो पे न्यूज आती है कि एंडीज में जो उरुग्वे का जो प्लेन क्रैश हुआ था उसके 2 सर्वाइवर मिल गए हैं और इनके 14 साथी जो हैं वो एंडीज की पहाड़ियों में हैं। और ये न्यूज सुन के ये 14 के 14 खुशी से रोने लगते हैं, चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। और फिर इसके बाद 2 हेलीकॉप्टर रेडी किए जाते हैं और इन दोनों से जो हॉस्पिटल में एडमिट थे, जिनका वेट 30 केजी से भी कम हो चुका था, इनसे बस पूछा जाता है कि आप आइडिया से बता दो कि कहां पे हैं वो लोग। ये दोनों खुद उस हेलीकॉप्टर में पहुंच जाते हैं और बताते हैं कि हमें एक एक चीज पता है, कहां पे हम जाके बताएंगे। और फिर ये जो हेलीकॉप्टर थे यहां से हर एक पैसेंजर को उठाते हैं और रेस्क्यू करके इनको बचा लेते हैं। 72 डेज तक इतनी एक्सट्रीम कंडीशन में सरवाइव करना, वो भी बिना खाने के, एक ऐसी कहानी है जो बताती है कि कोई भी सिचुएशन में अगर आप हिम्मत मत हारो तो किसी भी सिचुएशन
सिचुएशन से निकला जा सकता है। इस कहानी को लेकर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी भी हुई कि इन लोगों ने आदमियों को खाया, ये नरबख्शी है, लेकिन एक्चुअल बात यह है कि ये हमारी हिस्ट्री की एक ऐसी कहानी है जिसको देख के इंस्पिरेशन ली जा सकती है।